आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माउंटबेटन प्लान या फिर कहें 3 जून योजना। ये वही योजना है या कहें ये वही प्लान है जिसके तहत भारत के दो टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान और एक भारत। इसी माउंटबेटन प्लान के तहत ही देश का विभाजन हुआ था और इस प्लान को अंजाम देने वाले थे ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने के इस प्लान के द्वारा ही भारत का विभाजन हुआ था और इसी को ये प्लान जो है वो 3 जून को घोषणा हुई थी, इसीलिए इसे 3 जून योजना या 3 जून घोषणा भी कहते हैं। ये वही घोषणा थी जिसने ब्रिटिश भारत को दो स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया। तो आज हम यही समझने का प्रयास करते हैं कि योजना में क्या प्रस्ताव थे और भारत के दो प्रमुख राजनीतिक दल यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे स्वीकार क्यों किया था और स्वीकार करने के बाद क्या हुआ। तो आते हैं अपने मुख्य विषय पर कि 3 जून 1947 को शाम को पूरा भारत प्रतीक्षा कर रहा था। दुकानों में लाउडस्पीकर लगाए गए, लोग सड़कों और बाजारों में जमा हो गए। इतिहासकारों के अनुसार भारत एक विशाल सामूहिक कान बन गया जो बेसब्री से, असहाय रूप से और निराशा से प्रसारण की प्रतीक्षा कर रहा था। दिल्ली के एक रेडियो स्टूडियो में 4 व्यक्ति यानी कि 4 व्यक्तियों ने जिसमें 4 व्यक्तियों ने भारतीय उपमहाद्वीप के भाग्य की घोषणा कर। इसमें पहले व्यक्ति जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरे व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया, और तीसरे थे मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व किया, और चौथे थे बलदेव सिंह जो थे वो सिखों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इन 4 व्यक्तियों ने भारत के भाग्य की घोषणा कर दी। एक ऐसा देश जो पहले से ही आग की चपेट में था। जब लॉर्ड माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को भारत पहुंचे तो उनके पास ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली का स्पष्ट जनादेश था कि 30 जून 1948 तक सत्ता जो है वो भारतीयों के हाथ में सौंप दी जाए। लेकिन भारत में शांति नहीं थी। भारत में सांप्रदायिक हिंसा फैल चुकी थी। सांप्रदायिक हिंसा पहले से व्यापक रूप ले चुकी थी। अगस्त 1946 में कलकत्ता में हुए हत्याकांड और नोआखाली और बिहार के दंगे, हिंसा मुंबई तक या कहीं बंबई तक फैलती जा रही थी। अमृतसर में संघर्ष बढ़ता जा रहा था। अमृतसर, तक्षशिला और रावलपिंडी में भी सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने लगी। लॉर्ड माउंट ने जल्द ही यह निष्कर्ष निकाला कि सत्ता का संयुक्त हस्तांतरण अब व्यवहारिक नहीं रह गया था। भारत में परामर्श और मई के मध्य में लंदन की यात्रा के बाद वह विभाजन की योजना की घोषणा करने के लिए वापस लौटे। योजना में प्रस्ताव क्या था? 3 जून की योजना ने ब्रिटिश भारत के विभाजन को यथास्थिति के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके प्रमुख प्रावधान थे बंगाल और पंजाब। इस प्लान के तहत बंगाल और पंजाब इन प्रांतों के विभाजन को लेकर इनकी विधानसभाओं में मतदान होगा। फिर दूसरा जो राज्य था वो था सिंध। इसकी विधानसभा तय करेगी, जो प्रस्ताव था 3 जून का उसमें था कि सिंध की विधानसभा यह तय करेगी कि वह भारत में शामिल होगा या पाकिस्तान में शामिल, जबकि उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत और सिलहट जिले यह निर्धारित करने के लिए जनमत संग्रह आयोजित किया जाएगा कि वो किस देश में शामिल होना चाहते हैं, और साथ में ही
सीमा आयोग बनाया गया। सीमा आयोग के अध्यक्ष रेडक्लिफ बनाए गए। जब विभाजन होता है तो एक आयोग सीमाओं का निर्धारण करेगा, विशेषकर पंजाब और बंगाल। दो डोमिनियन बनाए जाएंगे, भारत और पाकिस्तान दोनों ही स्वतंत्र डोमिनियन होंगे। उनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं होंगी। रियासतों को दो राज्यों में से एक में शामिल होना आवश्यक था। सत्ता हस्तांतरण को 15 अगस्त 1947 तक आगे बढ़ा दिया गया, जो मूल समय सीमा से लगभग 1 वर्ष पहले था। अब सवाल यही है कि भारत की पार्टियों ने, जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां थी जिसमें कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, इन्होंने इसे स्वीकार क्यों किया? अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने विभाजन को उत्साहपूर्वक स्वीकार नहीं किया। उसने व्यवहारिक मजबूरियों के चलते इसे अनिच्छा से स्वीकार किया। सबसे अहम चिंता हिंसा को रोकना था। कांग्रेस का मानना था कि सत्ता का शीघ्र हस्तांतरण ही व्यवस्था बहाल कर सकता है। लंबी बातचीत से केवल और अधिक रक्तपात होगा। इसके पीछे एक रणनीतिक गणना भी थी। कांग्रेस नेताओं, खासकर सरदार पटेल ने यह निष्कर्ष निकाला था कि एक मजबूत केंद्रीय सरकार वाला एक छोटा लेकिन एकजुट भारत एक ऐसे संयुक्त भारत की तुलना से बेहतर था जिसमें मुस्लिम लीग शासन को स्थायी रूप से बाधित कर सकती थी। माउंटबेटन की पिछली बाल्कन प्लान से कांग्रेस भी चिंतित थी, जिसके तहत प्रत्येक प्रांत को भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग रहने की अनुमति मिल जाती, जिससे भारत कई इकाइयों में विभाजित हो जाता। 3 जून को योजना को स्वीकार करना एक तरफ से कम बुराई वाला विकल्प था। अंत तक विभाजन का विरोध करने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने संस्मरण इंडिया विंस फ्रीडम में दर्ज किया कि पटेल ने उनसे स्पष्ट रूप से कहा था कि चाहे हम इसे पसंद करें या ना करें, भारत में 2 राष्ट्र थे। नेहरू ने अनिच्छा से इसे स्वीकार किया। गांधी जी ने माउंटबेटन के साथ चर्चा के बाद इसमें मन बदल लिया। अब आते हैं कि मुस्लिम लीग ने इसे क्यों मान लिया। मुस्लिम लीग के लिए हिसाब किताब सीधा था। योजना को स्वीकार करने का मतलब था पाकिस्तान की गारंटी, और यही लीग का केंद्रीय राजनीतिक उद्देश्य था। जिन्ना और लीग को डर था कि एक एकीकृत हिंदू बहुसंख्यक भारत में मुसलमानों को राजनीतिक रूप से हाशिए पर धकेल दिया जाएगा। विभाजन ने उन्हें आत्मनिर्णय का एक स्पष्ट मार्ग प्रदान किया। फिर भी जिन्ना को कुछ आपत्तियां थी। एक निजी पत्र में उन्हें लिखा कि पंजाब और बंगाल का विभाजन एक गलती थी, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा योजना को स्वीकार करने के बाद उन्हें विश्वास था कि वह इसे अच्छे से अंजाम दे। माउंटबेटन योजना का परिणाम जो भी हो, लेकिन एक अप्रत्याशित त्रासदी थी। इस घोषणा से कई अहम सवालों का जवाब नहीं मिला कि सीमाएं ठीक कहां होंगी, क्या लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ेगा, कौन से जिले किस देश के अंतर्गत आएंगे। जब माउंटबेटन से पत्रकारों ने पूछा कि क्या इस योजना से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू होगा या शुरू हो जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन माउंटबेटन पूरी तरह से गलत थे। इसके बाद के हफ्तों में उपमहाद्वीप में बड़े हिस्से में हिंसा फैली, जिससे मानव इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक पलायनों में से एक शुरू हुआ, जिसमें लाखों लोग विस्थापित हुए, सैकड़ों हजारों लोग मारे गए। इतिहासकारों के अनुसार विजेताओं और हारने वालों के बीच स्पष्ट रेखा नहीं थी। इस घोषणा ने सभी समुदायों को झकझोर दिया, जिससे व्यापक भ्रम और दिशाहीनता फैल गई। तो ये था हमारा टॉपिक कि माउंटबेटन प्लान किस हद तक भारत के लिए सही था और इसका क्रियान्वयन कैसे हुआ।